हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट। जी हाँ मेरे दोस्त, आप एक तरह से इसको मॉडल पेपर समझ जाओ या वायरल पेपर जो भी हो इसको समझो। आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का इंग्लिश का, आप लोग देख सकते हो जिसका कोड है 817 DH। इसको पूरा का पूरा एक ही वीडियो में हम लोग पूरा इसको समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर कर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब जानते हो अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आने वाले 1 महीने में आप लोग को जितना प्रीवियस ईयर पेपर मैं लगवा दूं और आप भी लगा लो, जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, उसके अलावा मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, आप लोग के एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका पेपर है 817 DH इसका कोड है, आप लोग देख सकते हो। इसका मैं जानता हूँ कि एमसीक्यू आप किए होगे, बहुत सारे लोगों ने कराया है। ठीक है, ये देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस, ये पहला आपका अनसीन पैसेज है जिससे रिलेटेड 3 एमसीक्यू पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। आपने किया होगा इसका एमसीक्यू, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया है, मैं देखा हूं, जिसमें आपका आर्टिकल सब लेटर है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके एमसीक्यू के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखते रहना। और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कॉपी पेन लेकर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, जो भी इसमें चीजें नोट करना चाहते हो तो आप करते रहना साथ में भाई। ठीक है, क्योंकि बीच में मैं कोई कुछ डिस्टरबेंस नहीं होने वाली है, शुरू से अंत तक एकदम सॉल्व ही कराता रहूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, बस यहाँ शुरू में मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में एक बार बता दूं, उसके बाद हम लोग इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारी एक ऐप है, ठीक है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये यूपीएमएसपी स्टडी, देखो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है यूपीएमएसपी स्टडी, यहाँ पे भी स्पेलिंग देख सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी। इसको डाउनलोड कर लेना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद देखो यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा ऐप का। ठीक है, यहाँ आपको देखो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। ये फ्री स्टडी मटेरियल में आओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आओगे, मान लो हिंदी का देखना है हिंदी में आओगे, हिंदी पेपर 2023 से पीछे का मैंने इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि सब पुराना पैटर्न हो गया है। ठीक है, ओल्ड पैटर्न हो गया है। ठीक, तो देखो यहाँ हिंदी का 7 सेटों का यहाँ पेपर है। ठीक, अब इसका देखो केवल यहाँ पे पेपर है, अगर आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हो अच्छे से पीडीएफ में सॉल्यूशन मिले तो इसके लिए हम लोग का ये लक्ष्य बैच है। आवर कोर्सेज में आओगे, क्लास 10th में आओगे, ठीक है, ये 199 रुपये यहाँ पे पेमेंट करोगे। हालांकि इसका प्राइस अब कम करने वाला हूँ, 299 रुपये था लेकिन 199 की हूँ, इससे भी कम मात्र 99 रुपये करने वाला हूँ। अभी आप लोग का 22 फरवरी को आपका एग्जाम मतलब 22 फरवरी से भाई एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो 22 जनवरी से 1 महीने मात्र एग्जाम रहेगा। तो भाई 1 महीने के लिए ये 99 रुपये होने वाला है बिल्कुल। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ से आप बाई नाउ पे कर बाई कर सकते हो, या यहाँ इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर इस पे आप इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। इस बैच में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, तो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के जितने भी सातों कोड के हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, और मैं कई सारा मॉडल पेपर बनाया हूँ उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और सबका पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ में भी अच्छे से डिटेल्ड में सॉल्यूशन मिलेगा। अभी देखो ये पेपर मैं कराऊंगा तो जैसे मैं सॉल्यूशन कराया हूँ पीडीएफ में, वो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और अंदर कैसे क्या चीजें मिलेगी उसके लिए ये वीडियो भी देख सकते हो। साइड आपको टेस्ट भी मिलेगा हर एक पेपर सेट का, जैसे ये 20 एमसीक्यू इसमें कराऊंगा तो इसका टेस्ट ऑलरेडी वहाँ पे ऐड है, आप टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलो ये रहा लक्ष्य बैच के बारे में। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, करना चाहिए आप यार। आपको 99 रुपये क्या है, इसमें आपको मतलब प्रीवियस ईयर सारे सेटों का सॉल्यूशन मिल जा रहा है, बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन मिल जा रहा है, अब क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो बहुत हुआ लक्ष्य बैच के बारे में बात और इस पेपर के बारे में बात। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, बीच में कहीं कोई प्रचार नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, शुरू से अंत तक एकदम हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं में। क्योंकि देखो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये पैसेज दिया है। तो देखो कोई भी हमारे मतलब महान व्यक्ति है, जैसे सुभाष चंद्र बोस आगे हो गए, महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक है, अगर मतलब ये जाने पहचाने व्यक्तियों के बारे में अगर यहाँ पे देता है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। देखो इस पैसेज को मैं पढ़ता भी नहीं, बाकी आप पढ़ सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्री मैन, उनके मतलब देशवासी कॉल्ड हिम नेताजी, उन्हें नेताजी कहते थे, बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि उनको वे राइट पथ पे ले गए। ठीक है, तो पढ़ भी सकते हो। बाकी देखो इसका हम लोग बिना पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखो यहाँ पे मैं जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस भाई, तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि अ ग्रेट लीडर,
एक ग्रेट लीडर थे, एक महान नेता थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि वह एक ग्रेट लीडर थे, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं कि भाई वो एक महान नेता थे, साइंटिस्ट नहीं थे, आर्टिस्ट नहीं थे, ठीक है। चलो, उसके बाद सेकंड है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। भाई मुझे ब्लड दो और मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। ये किसने कहा था? हुज स्टेटमेंट इज दिस? यह किसका स्टेटमेंट है? सिंपल भाई, सब लोग जानते हो भाई, सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहीं यहाँ पे भी कहीं मिल जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। इधर नहीं है शायद, इधर पैसेज में इधर भी आपको कहीं मिल जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम कहीं मिल जाएगा, ठीक। आप पढ़ते रहना, ठीक है। ये पैसेज उतना भारी नहीं है, ठीक। बाकी देखो एग्जाम में देखो अगर ऐसा आ जाए तो पैसेज आपको पढ़ना नेसेसरी थोड़े है, कैसे भी आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर निकालना है, ठीक। तो ऐसा हल्का पैसेज आ जाए तो सीधे आप, और इस पैसेज को मतलब जो अनसीन पैसेज होता है ना, इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और फिर उसके बाद पैसेज पढ़ो। इस तरह आराम से मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। चलो थर्ड देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, सिंपल वही है सुभाष चंद्र बोस। इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं आपको कहीं आंसर भी इसका मिल जाएगा, ठीक है, कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है ऑर्गेनाइज्ड की गई थी किसके द्वारा? ही ऑर्गेनाइज्ड दी इंडियन नेशनल आर्मी, ही मीन्स वह, यानी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। सिंपल। तो ये पैसेज काफी आसान था, ठीक। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड एमसीक्यू हो गए अनसीन पैसेज बेस्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक यानी चौथा पांचवा छठवां और आठवां आपका एक तरह से ना ग्रामर बेस्ड, ठीक है, एमसीक्यू है। तो चलो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो जो पहला यहाँ पे मतलब पहला नहीं चौथा इसको अब बोलेंगे, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। ये एमसीक्यू है कि सी, अब यहाँ पे डाट 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 टू मार्केट विथ हर कजिन, मतलब सी और यहाँ पे आपको भरना है, ये टेंस से रिलेटेड है। हैड गान भराएगा, वेंट भराएगा, विल गो भराएगा, या ऑल दी करेक्ट, ये सभी करेक्ट है। तो चलो भरकर हम बारी बारी से देखते हैं। देखो शी हैड गॉन टू द मार्केट विथ हर कजिन, हैड गॉन अगर भरते हैं तो ये हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो सी हैड गॉन मतलब वह जा चुकी थी, ठीक है, टू द मार्केट विथ हर कजिन, अपने कजिन के साथ मार्केट। तो बिल्कुल ये हो ही सकता है यहाँ पे, क्यों नहीं हो सकता है। अगर वेंट भरते हैं तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद सीधे भाई वेंट क्या होता है? गो वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है सीधे। तो सी वेंट टू द मार्केट विथ हर कजिन, वह अपने कजिन के साथ बाजार गई। तो ये भी सही हो जाएगा भाई, ये भी भरा जा सकता है। और विल गो भरेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, सी विल गो टू द मार्केट विथ हर कजिन, ठीक है, यानी वह अपने कजिन के साथ मार्केट जाएगी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों यहाँ पे अगर भरा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑल दी करेक्ट, ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो टेंस से रिलेटेड यहाँ पे एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो इंग्लिश का जो पैटर्न है सेम पैटर्न यही रहने वाला है जो अभी 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, क्योंकि कोई पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद पांचवा देख लेते हैं। इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज, अगर एक मतलब जो स्टूडेंट है सारी नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है तो ही इज वह है, तो उसको हम लोग क्यूरियस बोलते हैं, जिज्ञासु। जैसे आपने एडिसन वाला कभी चैप्टर पढ़ा होगा, तो एडिसन काफ़ी जिज्ञासु आदमी था, ठीक है, जिज्ञासु लड़का था, हर चीज़ जानने की इच्छा रखता था। उसने सोचा कि अरे यार ये मतलब पक्षियाँ उक्षियाँ कीट खाती हैं, ठीक है, तो ये उड़ती हैं, शायद मतलब मनुष्य भी कीट खाए तो वो उड़ने लगे। और इसका टेस्टिंग करने के लिए आपने देखा होगा उसने अपनी नौकरानी की लड़की थी ना, उसको कीट उट पीस कर पिला दिया था। तो ये ठीक है, ये तो उल्टा काम था एक, ठीक है, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, क्यूरियस बोलते हैं, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि इंटेलिजेंट, ना कि कॉशियस, ना कि केयरफुल, वो होता है क्यूरियस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द सेंटेंस, मतलब यहाँ पे मीनिंगफुल में वो भी इधर उधर, मतलब ये एक सेंटेंस है इसको उधर उधर किया है, इसमें से कौन सा अच्छे से रीअरेंज है उसको हमें छांटना है। तो देखो इल्डर वी, देखो वी सब्जेक्ट पहले रहेगा तो बाद में कर दिया, इल्डर वी ग्रेट शुड फार, ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको गलत लग जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर फार इल, देखो ये भी आपको गलत लग जाएगा यहीं से पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद ये आपका तीसरा है, ठीक है, कि आवर ग्रेट इल्डर फार वी हैव रिस्पेक्ट शुड, देख रहे हो ऐसे ही गलत लग रहा है आपको। अब देखो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर इल्डर, देख रहे हो ये आपको एकदम अच्छे से मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद मान लो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद ये मेन वर्ब, देख रहे हो एकदम अच्छे से रीअरेंज है। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको पढ़ते समय ही ये तो मालूम हो जाएगा। उसके बाद चलो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, ओके, हमें मिस स्पेल्ड वर्ड छांटना है इसमें से। देखो
ये 4 ठे ऑप्शन दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन एक आएगा निश्चित है, ठीक है। तो देखो जैसे रिसीव है, डिसीव है, कंसीव है, परसीव है। अब देखो यहाँ पे आपका गलती किस में है, तो गलती इसमें है, PERCEIVE होगा, ठीक है। स्पेलिंग क्या होगी, PERCEIVE, ठीक है, देख रहे हो, PERCE उसके बाद आई होगा, लेकिन ये यहाँ देखो हेर फेर बदल कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी ये डिसीव धोखा देना, रिसीव, ठीक है, यानी रिसीव मीन जानते हुए प्राप्त करना, कंसीव मीन्स होता है जैसे गर्भ धारण करना भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा कंसीव मीन्स कंसीडर, विचार करना भी होता है, ठीक। तो ये आपके तीनों स्पेलिंग सही हैं, ये आपका गलत है। और कहाँ गलत है, PERCE होगा, उसके बाद आई होगा, ठीक है। ई और आई इधर उधर दे दिया है, ठीक। तो ये सही स्पेलिंग हुई, PERCEIVE, ठीक है, परसीव, ठीक। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां क्या है, आप लोग देख सकते हो, अगला क्वेश्चन देख सकते हो। बाकी देखो, अगर ये परसीव का मैंने नहीं बताया ना अर्थ, परसीव का मतलब होता है जैसे आपका अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। तो परसीव मीन्स एक तरह से समझना। चलो ये है कि फिल इन दी ब्लैंक विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें यहाँ प्रीपोजिशन यूज करना है, सुटेबल जो भी यहाँ बैठे, ठीक। ही हैज नो डिजायर, ठीक है, और यहाँ क्या भराएगा, डॉट डॉट फेम। देखो डिजायर के साथ ना एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है, फॉर, डिजायर फॉर, ठीक है, जिसका मतलब होता है मतलब ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, मतलब उसे प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है, डिजायर फॉर यानी किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है। तो ही हैज नो डिजायर फॉर यानी उसे, ही हैज नो नहीं है उसे, डिजायर फॉर यानी एक तरह से इच्छा, फेम मी यानी प्रसिद्धि की, सिंपल। तो डिजायर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आ जाएगा, कहीं भी डिजायर आ जाए तो उसके साथ आप फॉर लगा देना। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेगा ना, ठीक है। ये भी आपका, ये तो आपके प्रोज सेक्शन से रहेगा, ठीक है। प्रोज, जो भी प्रोज में चैप्टर है ना, उनसे किसी भी एक चैप्टर से यहाँ पे कुछ लाइंस दे देगी, ठीक है, और इसी से रिलेटेड, इसी में से आपका 2 ऑब्जेक्टिव बना देगा, ठीक है। तो देखो प्रोज का कोई भी चैप्टर हो भाई, आप पहले से पढ़े रहोगे तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। अब देखो ये आपका ना, ये इतना पढ़ने से आपको मालूम चल गया होगा कि ये नेल्सन मंडेला वाला जो आपका चैप्टर है ना, उसी से ये पैसेज है। तो आप इसको पहले ही नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर पढ़ रखे हो, माफ करना यार, ठीक है, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाला पहले ही आपने चैप्टर पढ़ रखे है भाई, सिंपल। तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधे देखो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री मैन वाज, यानी जो भाई जो नेल्सन मंडेला थे, उनके कंट्री के जो भी पीपुल थे, ठीक है, उनका जो फ्रीडम था वो क्या कर दिया गया था भाई, कम कर दिया गया था, कर्टाइल्ड कर दिया गया था। तो देखो यहाँ पे ये कर्टेल्ड या कर्टाइल्ड भी पढ़ सकते हो, कर्टेल्ड कर दिया गया था यानी कम कर देना, डिक्रीज कर देना। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि आई सा डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मतलब यह मैंने देखा कि यह केवल मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरी आज़ादी के साथ ऐसा नहीं था। डेट वाज कर्टेल्ड, जिसे कम किया गया था, ठीक है, बल्कि सबका कम कर दिया गया था जो मेरे टाइप के दिखने वाले थे, यानी ब्लैक पीपुल थे, ठीक। तो यहाँ कर्टेल्ड दिख रहे हो, यहाँ भी खोज सकते हो पैसेज में, लेकिन आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद है कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर, भाई ऑथर फेल्ट करता है ग्रेटर हंगर, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, द फ्रीडम ऑफ हिज नीवर्स। तो द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें भी खोजोगे तो कहीं आंसर मिल जाएगी। देखो ये मिल गया, ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, देख रहे हो। तो यहाँ से भी आप खोज सकते हो। बाकी इसको पढ़े रहोगे तो भाई आसानी से आंसर दे सकते हो बिना पढ़े इस पैसेज को, ठीक है, अगर आपने प्रोज के अच्छे से अपना सारा का सारा चैप्टर पढ़ा होगा तो, ठीक। क्योंकि किसी भी चैप्टर से यहाँ आ सकता है और उससे रिलेटेड 2 MCQ पूछ देगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, यानी 11, 12, 13 जो रहेगा, यहाँ 3 MCQ रहेंगे। ये भी आपके प्रोज से होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके अब डायरेक्ट होंगे। जैसे यहाँ तो इन दोनों के लिए आपका पैसेज दिया था कि अगर नहीं आ रहा है भाई तो पैसेज से भी, मतलब पैसेज को ही पढ़कर इसका उत्तर दो, ठीक है। ये आपके प्रोज से ही था, लेकिन यहाँ से अब प्रोज से डायरेक्ट रहेंगे क्वेश्चन। जैसे द पोस्ट मास्टर वाज, जो पोस्ट मास्टर था, वाज यानी था, मीन्स एक, अब डॉट डॉट एमिएबल मीन्स, मतलब एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, दोस्ताना, फेलो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या भराएगा भाई, रूड भराएगा, फ्रेंडली भराएगा, लेजी भराएगा, फैट भराएगा। तो भाई यहाँ फैट, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा
दोस्ताना, काफी मतलब हंसमुख आदमी था, तो यहाँ फैट भरा जाएगा। ठीक, पोस्ट मास्टर यानी देखो जो मतलब पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लेंचो मतलब वाले चैप्टर में, जब लेंचो ने जाकर मेल बॉक्स में अपना मतलब जो भी वो पत्र था उसने डाला था, तो डाकिया उसे निकाल कर, ठीक है, और काफ़ी हंसते हुए, ठीक है, और जो पोस्ट मास्टर होता है उसके पास ले जाता है, और पोस्ट मास्टर वहीं पे लिखा होता है कि पोस्ट मास्टर एक मोटा हंसमुख आदमी था। ठीक है, तो यहाँ फैट भरा जाएगा। काफ़ी लोग इसको फ्रेंडली भरेंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये फैट यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद 11 के बाद 12 नंबर कि एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, जो एन ए फ्रैंक थी, एन फ्रैंक वाले चैप्टर से ये है, वह एक एन ए फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, एन फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी। ठीक है, और क्यों, बिकॉज क्योंकि सी हैज फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, ऐसा नहीं है कि वो डायरी रखने की शौकीन थी। इधर देखते हैं, इधर 3 ठे ऑप्शन क्या दिया है और सही ऑप्शन छांटते हैं। ठीक है, अगला है कि सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग। ठीक है, और उसके बाद है कि सी वांट टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, या मिस्टर किशिंग हर जो उसके टीचर थे, ठीक है, हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू, ऐसा करने के लिए उसके जो टीचर थे मिस्टर किशिंग उन्होंने कहा था, तो ऐसा नहीं है। और सी वांट टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, तो ये भी नहीं है। मेन कारण ये था कि सी हैज नो फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं था, ट्रू फ्रेंड, ठीक है, बात करने के लिए या चीज़ों को शेयर करने के लिए उसकी फीलिंग को, इसलिए वो जो भी चीज़ें थी उसको डायरी में लिखती रहती थी। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है 13 नंबर कि दी मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, जो कुर्ग की जो मेन क्रॉप है वो क्या है भाई? भाई कॉफ़ी। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 13 के लिए। ठीक है, चलो तो ये आपके 5 एमसीक्यू, जिसमें से 2 आपके पैसेज बेस्ड थे, ये आपके प्रोज वाले सेक्शन से यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना प्रोज से 5 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो आप अपने सारे के सारे चैप्टर का एमसीक्यू एक बार दोहरा लेना अच्छे से। चलो यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 से 15 है, इस पे क्वेश्चन नंबर 14-15 भी आपका क्या रहेगा कि यहाँ पे आपका कोई भी आपकी पोएट्री का 4 पंक्तियाँ दे देगा, 4 लाइन्स दे देगा, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 2 ठे क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसे द वे ऑफ अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी ये डस्ट ऑफ स्नो से आपका देखो ये लाइन दिया गया है। तो इसको बिना भी पढ़े हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है अगर हम लोग की बुक का है तो। ठीक है, ये तो आपका पोएट्री का ही है। तो देखो, हुआ सिटिंग इन द ट्री, भाई ट्री पे कौन बैठा था? अ कुकू, अ स्पैरो, अ पिजन, अ क्रो, अक्रो, सिंपल। ठीक है, कौवा। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, भाई पोएट कहाँ स्टैंडिंग थे? ठीक है, कहाँ खड़े थे? अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये देख रहे हो, सिंपल है। चलो तो ये आपका 14-15 हो गया। उसके बाद देखो अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग का 16 से 20 तक की बारी आती है। जो 16 से 20 तक यानी अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे, ये आपके ना जो सप्लीमेंट्री रीडर, आपकी बुक जानते हो कि 3 पार्ट में बटी हुई है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री रीडर से होने वाले हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी क्वेश्चन, जिसको आप फुट प्रिंट विदाउट फीट भी बोलते हो, जितने भी उसमें चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से यहाँ पे मतलब आपका किसी ना किसी चैप्टर से 2, किसी से 1, किसी से 1 भी नहीं, मतलब जैसे वो एग्जामिनर पेपर बनाए 5 यहाँ पे एमसीक्यू रहेंगे। ठीक, तो चलो पाँचों एमसीक्यू को हम लोग कर लेते हैं। इसमें से 16 नंबर प्रश्न है, ठीक है, क्या कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, भाई क्लिनिक पे डॉक्टर दिए ट्रिकी को फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, नो फूड फॉर 2 डेज, या इंजेक्शन एंड मेडिसिन। सही ऑप्शन है कि नो फूड फॉर 2 डेज। ठीक, उसको ले गए तो उसको 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिया। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी। ठीक है, द थीप्स स्टोरी, थीप स्टोरी का जो है वो नरेटर कौन है भाई? ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो नरेटर बोल रहा है, नरेटर मीन्स जैसे कथावाचक। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी, जो थीप स्टोरी है उसका कथावाचक कौन है? ठीक है, तो भाई देखो रस्किन बॉन्ड, देखो रस्किन बॉन्ड तो इसके लेखक हो जाएंगे, सिंपल। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अनिल, हरि सिंह, तो कथावाचक तो भाई हरि सिंह ही है। ठीक है, इसी पे पूरी तरह से कहानी डिपेंड है। ठीक है, चलो तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे इन इपिंग, जो इपिंग में, ठीक है, एट इपिंग, जो इपिंग था वहाँ पे जो ग्रिफिन थे, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे यानी स्थिर थे, यानी कहाँ रुके थे, सिंपल। तो देखो यहाँ पे दिया है
कि इन अ चर्च, इन अ होटल, इन अ टेम्पल। तो सही हो जाएगा इन अ इन मीन्स यहाँ एक मॉल टाइप का था, समझ जाओ होटल ही टाइप का उसी में, लेकिन आप पार्टिकुलर शब्द इन यूज किया गया है बुक में, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा, न कि इन अ होटल। ठीक, चलो आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। ये क्या है कि व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। भाई चाइल्डहुड में जो इब्राइट थे वो क्या कलेक्टिंग करना स्टार्ट किए, तो बटरफ्लाइज, सिंपल। चलो उसके बाद देखो 20 नंबर प्रश्न है कि मिसेज लुइजेल वेंट टू एमएमई। एमएमई के मीन्स भी मतलब होता है मिसेज, ठीक है, फॉरेस्टियर टू बारो। देखो जो मिस्टर लुइजेल थी, ठीक है, उनकी मित्र थी एक तरह से ये फॉरेस्टियर, ठीक है, मिसेज फॉरेस्टियर, उनके पास ये मिस्टर लुइजेल गई थी बारो यानी उधार लेने। क्या क्या उधार लेने भाई, तो एक नेकलेस, सिंपल, नेकलेस, या ये जो दी नेकलेस वाला चैप्टर है ना उसी से ये क्वेश्चन है। तो एक नेकलेस उधार लेने गई भाई, ठीक है, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ ब्रैकलेट, या ऑल दी अ नेकलेस, या ऑल ऑल ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन ये सी वाला हो जाएगा। ठीक, चलो तो इस प्रकार हम लोग के ये 20 हमने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे चलो हम लोग करते हैं जो ये हम लोग के पार्ट बी के अब प्रश्न हैं इनको। ठीक है, तो ये 20 एमसीक्यू आप पढ़ लेना अच्छे से, इसमें से कई सारे आपके एमसीक्यू सीधे सीधे एग्जाम में टपक जाएंगे। ठीक, अब हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चंस को। ठीक, बाकी आप वीडियो को ना मतलब 2-3 पार्ट में कर कर देख सकते हो, अगर आपको वीडियो बड़ी लग रही है तो, आपका मन कैसे देख रहे हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन होगा। इस रीडिंग सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया रहेगा, जैसे ये देखो पैसेज दिया है, ये अनसीन पैसेज होगा, आपके बुक से नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो 4 ठे प्रश्न पूछा रहेगा नीचे, जिसमें से 3 प्रश्न आपके 2-2 मार्क के रहेंगे। ठीक है, और जो एक प्रश्न रहेगा वो आपका 1 मार्क का रहेगा। तो चलो यानी ये पूरा का पूरा 7 मार्क का आपका प्रश्न रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को आप पढ़ो और जो ये नीचे प्रश्न दिए गए भाई इनका आप उत्तर दो, सिंपल। तो देखो इस पैसेज को पढ़ने के लिए या किसी भी मतलब जो अनसीन पैसेज होता है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप पैसेज ना पढ़कर क्वेश्चन पढ़ो। तो चलो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाउ कैन वेल्दी पीपुल, जो वेल्दी यानी धनी पीपुल होते हैं, धनी लोग होते हैं, हाउ कैन कैसे कर सकते हैं, हेल्प दी सिक यानी जो सिक है, बीमार लोग हैं उनकी, एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन और हेल्पलेस यानी असहाय जो बच्चे हैं उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वेल्दी पीपुल हेल्प दी सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन, कैसे जो धनी व्यक्ति हैं वो क्या है कि सिक यानी बीमारों की और हेल्पलेस जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी सहायता कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। चलो अभी पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बी है कि व्हाट वर्क्स अ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन, जो मतलब पब्लिक देखो पब्लिक यूटिलिटी यानी पब्लिक यूटिलिटी मीन्स नहीं हम बोल देते हैं जैसे मतलब जनसाधारण कार्य, मतलब सभी लोगों के कार्य। ठीक है, तो व्हाट वर्क्स क्या काम, आप पब्लिक यूटिलिटी यानी पब्लिक उपयोगिता के लिए, ठीक है, यानी सबके लिए वो करें। ठीक है, कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन, रिच मैन के द्वारा यानी जो धनी आदमी है उनके द्वारा जो पब्लिक है उसके लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है कि हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, कैसे बहुत सारे धनी लोग अपना मनी वेस्ट करते हैं। ठीक है, और अंत में कहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, यानी जो पैसेज है उसमें किस शब्द का मतलब सेवरल है। सेवरल मीन्स होता है अनेक। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम लोग पैसेज पढ़ते हैं भाई। अब पैसेज चलो पढ़ना मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो देखो पहली पंक्ति देखो, मैं ऊपर ही ऊपर इसका अर्थ बताता हूँ क्योंकि और एस पैसेज में ना आप ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा अर्थ जानते हो तो आसानी से उत्तर लिख सकते हो। कैसे लिखना है इस पैसेज का ही यूज कर कर वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर लिखना थोड़ा लड़कों को कठिन लगता है। चलो देखो जैसे द गुड यूज टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनफोल्ड, यहाँ मैनफोल्ड का मतलब होता है मतलब सेवरल, वेरी, अनेक। तो देखो यहाँ थर्ड प्रश्न का आंसर भी मिल गया। विच वर्ड सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ का, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, तो ये आपका मैनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि द गुड यूज टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मैनफोल्ड, यानी धन का सदुपयोग अनेक जो धन का सदुपयोग है अनेक प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, मैनफोल्ड मीन्स अनेक, कई प्रकारों से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है कि रिचेज कैन बी प्रॉफिटेबली स्पेंट, यानी जो रिचेज यानी धनी लोग हैं कैन बी प्रॉफिटेबली यानी लाभदायक पूर्वक इसको स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इन रिमूविंग दी वांट्स टू द पुअर एंड नीडी, जो मतलब
जो पुअर गरीब हैं और जो नीडी हैं, मतलब आवश्यकजनक हैं, ठीक है, नीडी व्यक्ति हैं, उनको प्रोवाइडिंग कर कर क्या, प्रोवाइडिंग देम फूड एंड क्लॉथेज, भोजन और क्लॉथेज यानी कपड़े देकर उनके मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, या अपना जो भी धन है उसका एक तरह से प्रॉफिटेबली यानी लाभदायक पूर्वक उसको स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये है। उसके बाद बाई स्टेबलाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिक। अब देखो बाई आगे लिखा है कामा देकर कि बाई द स्टेबलाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर सिक, यानी जो बीमार हैं उनके लिए हॉस्पिटल का स्टेबलाइजमेंट यानी स्थापना करके, बाई स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फेंजेस फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रेन, और जो हेल्पलेस चिल्ड्रेन हैं उनके लिए ऑर्फेंजेस का मतलब बनाकर यानी अनाथालय बनाकर, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न था, ठीक है, कि हाउ कैन वेल्दी पीपुल कैन हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। तो भाई सिक की कैसी मदद कर सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा है कि बाई द स्टेबलाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल की स्थापना कर कर, फॉर सिक यानी सिक की यानी बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, बाई स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फेंजेस यानी जो अनाथालय हैं उनकी स्थापना कर कर, फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रेन जो हेल्पलेस चिल्ड्रेन उनकी मदद कर सकते हैं। तो अब इसका देखो, इसका अब आंसर कैसे लिखोगे, देखो इस क्वेश्चन का ही यूज कर मैंने यहाँ पे आंसर पहले से लिख रखा है। देखो हाउ कैन, ठीक है, हाउ कैन वेल्दी पीपुल हेल्प दी सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन। तो देखो इसका लिखोगे कि वेल्दी पीपुल यानी जो धनी लोग हैं, वेल्दी पीपुल कैन हेल्प दी सिक, ठीक है, क्वेश्चन में से ही मैंने निकाला है कि वेल्दी पीपुल हेल्प दी सिक, ठीक है, हेल्प दी सिक। अब देखो बाय द स्टेबलाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्पलेस चिल्ड्रेन बाय स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फेंजेस। सिंपल यही जो लाइनें हमने लिख दिया है कि बाय द स्टेबलाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर द सिक बाय स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फेंजेस फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रेन। सिंपल, केवल आगे ये जोड़ दो कि वेल्दी पीपुल हेल्प द सिक, ठीक है, बाई यानी के द्वारा, किसके द्वारा भाई, तो ये द स्टेबलाइजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर द सिक बाई स्टार्टिंग ऑफ ऑर्फेंजेस फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रेन। काम खत्म हो गया इसका आंसर पहले का, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है, ठीक है, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सेकंड नंबर अब व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिचमैन। रिचमैन के द्वारा पब्लिक यूटिलिटी यानी जन साधारण के लिए किन कार्यों को किया जा सकता है। चलो इसका तो अभी आंसर हमें नहीं मिला है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे शायद मिल जाए, ठीक है। ऑर्फेंजेस फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रेन, आगे है कि बाय दी ओपनिंग ऑफ आल्म्स हाउसेज, ओके, जो आल्म्स हाउसेज हैं, ठीक है, उनको ओपनिंग करके फॉर द डिसेबल, ओके, जो डिसेबल हैं यानी एक तरह से लंगड़े लूले हैं, ठीक है, एंड इन्फॉर्म, ठीक है, और जो इन्फॉर्म है, ठीक है, यानी जो कुछ नहीं कर सकते एक तरह से, ठीक है, उनके लिए आल्म्स हाउसेज खोलकर, ठीक है, आल्म्स हाउसेज मीन्स एक तरह से मतलब हम लोग मतलब बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब भिक्षागृह टाइप का, ठीक है, यानी जिसमें वो एक तरह से रह सके, सिंपल यही है। और अथवा रेस्क्यू होम्स, और जो रेस्क्यू होम है, ठीक है, उनकी स्थापना करके फॉर फॉलन वोमेन, फॉलन मीन्स एक तरह से गिरी हुई औरतें, लेकिन ये गिरी हुई औरतें नहीं बोलेंगे, मतलब कहने का मतलब कि असहाय औरतें, ठीक है, असहाय औरतें एंड विडो, और जो विधवा औरतें हैं उनकी, क्लियर। आगे देखो, तो ये तो इतना ये हो गया, आगे देखो बिसाइड दिज ह्यूमैनिटीज वर्क, यानी इन ह्यूमैनिटीज वर्क के अलावा अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। अब देखो यहाँ पब्लिक यूटिलिटी आ गया, यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी था, यानी यहाँ पे हम लोग का इस प्रश्न का आंसर मिलने वाला है, ठीक। तो देखो अदर वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपने पब्लिक यूटिलिटी देखा, इसका आंसर बनाकर लिख सकते हो। देखो जैसे मैं पढ़ा भी नहीं, अभी इसका आंसर बनाते हैं। व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिच मैन, तो यहाँ वाट के जगह पे अब यहाँ पे द लगा दो, ठीक है, दी पब्लिक, उसके बाद इसको थोड़ा छोड़ दो, द पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिच मैन, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दी वर्क्स ऑफ, ठीक है, ये वाट की जगह केवल आप द लगा दो कि दी वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज, ठीक है, अब आगे ये क्या लिखा है, सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाई फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख दो, काम खत्म, इसका आंसर हो गया सेकेंड का,
क्या है, और इसका अर्थ भी मैं बताता हूँ कि बिसाइड दिज ह्यूमैनिटी वर्क्स, जो ये ह्यूमैनिटीज वर्क है यानी मानव संबंधित कार्य है जो ऊपर अभी ये दिए गए थे, ठीक है, इसके अलावा अदर वर्क्स यानी जो अन्य कार्य हैं ऑफ पब्लिक यूटिलिटी यानी जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं यानी जनसाधारण के उपयोग के लिए, सच एज जैसे कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनकी स्थापना करके प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, साइंस और जो एग्रीकल्चर है कृषि है उसका मतलब उसको प्रमोट करके बाई फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उनकी स्थापना करके भी हम लोग जो पब्लिक यूटिलिटी है यानी जो पब्लिक संबंधित कार्य है उनको पूरा कर सकते हैं। यानी हम मीन्स यहाँ धनी लोग से बात है, ठीक। आगे देखो, मे बी कैरिड आउट, ठीक, बट लेकिन जस्ट एज वेल्थ कैन बी टर्न्ड टू गुड अकाउंट। कहने का मतलब यहाँ पे है देखो क्या लिखा है कि बट जस्ट एज वेल्थ कैन बी टर्न टू गुड अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि लेकिन जिस तरह धन को अच्छे खाते में बदला जा सकता है, मतलब जो धन था उसका अच्छे से यूज किया जा रहा था, अच्छे खाते में बदलने का मतलब कि अच्छे से ऊपर हमने देखा कि यूज किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी पुट टू मेनी बैड यूजेज, इससे बहुत सारे, ठीक है, बैड यूजेज में भी मतलब कैरिड किया जा सकता है, ठीक है, यानी वही यूज किया जा सकता है, ठीक। रिच मैन यानी जो धनी आदमी होते हैं who literally roll in wealth, ठीक है, are easily tempted to waste their money on luxuries and gratification of physical pleasure deficient in moral or spiritual interest। मतलब यही कहने का मतलब है कि जो धनी व्यक्ति है अपने पैसे को जैसे ये ऊपर के जो कार्य थे अच्छे कार्यों में तो खर्च कर रहे थे, उसी प्रकार बुरे कार्यों में भी खर्च कर सकते हैं, जैसे आपके फिजिकल प्लेजर हो गया, ठीक है, उसके अलावा मोरल यानी नैतिक और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एक तरह से जो सुख है, ठीक है, मतलब उसको मतलब पूरा करने के लिए, सिंपल, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका अर्थ, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन था ए बी के बाद ये सी वाला कि हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, ठीक है, कैसे अपने हमने ये तो कर लिया था, नहीं किया था बी वाला, तो बी वाला आंसर देख लेते हैं। व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाई रिच मैन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे दी वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, ठीक है, हमने वाट की जगह केवल द लगा दिया, दी वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, और यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सच एज, यहाँ से हम लोग यहाँ तक सेम कैरिड आउट यहाँ तक वही उतार देंगे, सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बी कैरिड आउट। देखो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस promoting the growth of science and agriculture by financing research institute can be carried out by rich men। देख रहे हो, कोई नहीं, समझ रहे हो ना, काम खत्म। उसके बाद देखो ये देखो, हाउ डू मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, कैसे अपना जो धनी लोग हैं अपना बहुत सारी मनी बर्बाद करते हैं। तो हाउ के जगह पे हम लोग यहाँ मतलब रिच लगा देते हैं, रिच मैन कर देते हैं, या चलो यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, देखो मेनी रिच मैन, ठीक है, मेनी रिच मैन या मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी, अपना मनी बर्बाद करते हैं भाई, ऑन किस पे भाई, ऑन यहाँ पे देखो लिखा गया है साफ साफ, किस पे बर्बाद करते भाई, ऑन लग्जरी एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर डेफिशिएंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक आप लिख दो इसके बाद, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है, कि मेनी रिच पीपुल वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरी एंड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, ऑफ फिजिकल प्लेजर डेफिशिएंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। सिंपल, काम खत्म, सी वाले का आंसर हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, सी के बाद ये डी वाला आंसर, डी वाला क्वेश्चन था कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, जो पैसेज में जो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल, जो पैसेज में शब्द है उनमें से किसका सेवरल है। सेवरल मीन्स क्या होता है, अनेक एक तरह से, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे देखा मैनफोल्ड शब्द, और एक तो वेरी भी हो सकता है, वेरी भी तो हो सकता है। वेरी कहीं यूज था कि नहीं, आई थिंक यूज था, तभी मैंने यहाँ पहले से यहाँ पे लिख रखा है
नहीं वेरी नहीं, वेरी मेनी है कहीं, ठीक है, मेनी कहीं होगा जरूर मेनी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप लिख दो कि दी वर्ड विच गिवन इन द पैसेज मेनी मैनफोल्ड मीन्स सेवरल, ऐसे लिख दो, ठीक है। या केवल यहाँ पे डी का आंसर आप ऐसे मेनी और कामा मैनफोल्ड भी लिख दोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा और इन प्रश्नों का 2-2 मार्क, ठीक। तो इस तरह से इस प्रश्न को करना होगा। चलो बाकी इसका अर्थ देखो, मैंने तो पूरा अर्थ सहित अच्छे से डिटेल्ड में इसको बताया क्योंकि मैं सॉल्व करा रहा हूँ भाई, ठीक है। अगर आपको अर्थ भी अच्छे से नहीं मालूम है तो थोड़ा थोड़ा आपको मालूम है तो आप मतलब क्वेश्चन का यूज कर और जो भी इसमें मतलब शब्द दिए गए इसमें से खोज कर मिला जुला कर बनाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो आगे देखते हैं अगला हम लोग प्रश्न। ये तो पहला हो गया रीडिंग सेक्शन से। अब देखो इधर आ जाते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं वो फोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग राइटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में आपका 2 चीज़ें होगा। एक तो आपका देखो राइट अ लेटर, एक तो लेटर आपको लिखना होगा या अथवा कर कर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना होगा, ठीक है। यहाँ मैं दोनों आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देख लेना आप क्या याद कर रहे हो, आपके एग्जाम में भाई क्या आएगा ये तो कोई भरोसा नहीं है, तो आप दोनों याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो चलो हम लोग सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, हमें फ्रेंड को लेटर लिखना है। फ्रॉम दी प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, यानी जो हॉलीडेज के समय कोई प्लेस है वहाँ पे वो मान लो विजिट कर रहा है और वहाँ से अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, तो उसके लिए हमें मतलब पत्र यानी वही लेटर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 4th मार्क का ये क्वेश्चन होता है। देखो मैंने काफ़ी शानदार तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एकदम अच्छे से। कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन बैंक का उतार दे रहे हैं, लेकिन देखो कहीं भी क्वेश्चन बैंक में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। लेटर टू अ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे कि लेटर टू अ फ्रेंड फ्रॉम द विजिटिंग प्लेस, यानी विजिटिंग प्लेस से, ठीक है, या विजिटिंग प्लेस का एक लेटर अपने मित्र को, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे आप विजिटिंग प्लेस कोई भी अपने हिसाब से बनाकर, जैसे आप भाई आगरा ताजमहल घूमने गए तो वहाँ से आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो, या कहीं और घूमने गए हो वहाँ से आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ ताज होटल जो है, ठीक है, उसको मैं एक तरह से मतलब बनाकर उस पर लिखा हूँ। तो देखो जैसे कैसे लिखोगे, जैसे लिखा है मैंने कि ताज होटल्स, ठीक है। ताज होटल्स एक होटल है भाई, बहुत फेमस इंडिया का, ठीक है। तो ताज होटल्स मुंबई, ठीक है। अब देखो किस दिन लिख रहे हो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेल लिख दिए कि भाई कहाँ से लिख रहे हो, तो ताज होटल मुंबई से। आप अगर ताजमहल आगरा से लिखते तो ताजमहल आगरा यहाँ पे लिखते। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दो, फरवरी 20 2023 या 2024, जिस दिन लिख रहे हो वो यहाँ पे डेट रहनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो इतना लिखने के बाद यहाँ पे डियर राकेश, जो भी आप जिसके लिए लिख रहे हो आप अपने हिसाब से बना लो यहाँ पे नाम काल्पनिक, डियर राकेश, डियर मोहन, डियर सुरेश, जो भी हो, ठीक। और उसके बाद लिखो क्या लिखना है कि होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ तुम अच्छे कर रहे होगे, यानी अपने यहाँ मतलब जो भी मित्र हैं, ठीक है, उसको लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जा रहा है कि होप यू आर डूइंग वेल, मतलब आशा करता हूँ तुम अच्छे कर रहे होगे, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम अ रूम ऑफ ताज होटल्स मुंबई, मैं यह लेटर आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह लेटर लिख रहा हूँ फ्रॉम अ रूम ऑफ ताज होटल्स मुंबई, जो ताज होटल है मुंबई का उसके एक रूम से, कमरे से, ठीक है। आई हैव बुक दिस फॉर 3 डेज, मैंने इसको 3 दिनों के लिए बुक किया हुआ है, ठीक है। आगे देखो तो ये तो थोड़ा डिटेल हो गया कि कहाँ से लिख रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में और कितने दिनों के लिए वो बुक किया है होटल का रूम, इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे है, ठीक है, कि द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग हेयर, यानी यहाँ जो रहने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, इज नॉट ओनली वेरी डिफरेंट, मतलब बेहद अलग ही नहीं, ठीक है, बेहद अलग ही नहीं, बट आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर भी है, ठीक है। क्या द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग हेयर इज नॉट ओनली वेरी डिफिकल्ट बट आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, कहने का मतलब कि यहाँ रहने का जो अनुभव है वो न सिर्फ बेहद अलग है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है, ठीक है। चलो आगे है कि द अर्ली एयर मॉर्निंग, जो सुबह सुबह की, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह की हवा है, फ्रेशनेस एंड सेकेंड सॉरी फ्रेशनेस, यानी हमें क्या कर दी, फ्रेश कर दी भाई, फ्रेशनेस एंड साउंड ऑफ बर्ड
फ्रेशन अस, और जो मतलब पक्षियों की आवाज़ थी वो हमें फ्रेश कर दी, एक तरह से तरोताज़ा कर दी। ठीक है। द अर्ली मॉर्निंग एयर, यानी जो सुबह सुबह की जो हवा है, ठीक है, वो क्या, फ्रेशनेस। ठीक है। फ्रेशनेस मीन्स एक तरह से देखो, द अर्ली मॉर्निंग एयर फ्रेशनेस एंड साउंड ऑफ बर्ड फ्रेशन अस, यहाँ इसको हटा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द अर्निंग मॉर्निंग यानी सुबह सुबह की जो हवा है, ठीक है, वो क्या कि हमें एक तरह से ताजगी महसूस करा दी। एंड साउंड ऑफ बर्ड्स, और जो पक्षियों की आवाज़ थी, ठीक है, फ्रेशनस, हमें पूरी तरह से ताज़ा कर दी, ये इसका अर्थ है। ठीक। चलो आगे है कि आई वॉज सीइंग फिशरमैन, मैं फिशरमैन को देख रहा था। ठीक है। वर्किंग एट सनराइज, यानी जो सनराइज था यानी सूर्य उगने का समय था, उस समय वर्किंग यानी काम करते हुए। डैट मोमेंट वॉज सो ब्यूटीफुल, वह मोमेंट बहुत सुंदर था, क्योंकि देखो जो ताज होटल है मुंबई वाला एकदम समुद्र के किनारे है, तो सुबह सुबह वहाँ भाई मछुआरे काम करते ही होंगे भाई समुद्र में। ठीक। तो उसी को मैंने यहाँ पे टारगेट कर कर लिख रखा है। ठीक। तो ये है। आगे देखो, एलॉन्ग विथ डिनर, यानी जो डिनर था उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट वाज आल्सो वेरी गुड, जो ब्रेकफास्ट था भाई वो भी काफ़ी अच्छा था। द व्यू ऑफ ताज होटल इन नाइट, द व्यू ऑफ ताज होटल यानी जो ताज होटल था उसका व्यू था इन नाइट यानी रात में, वो क्या था, वाज कैप्टिवेटिंग हट। कैप्टिवेटिंग हट मीन्स दिल को मोह लेने वाला था। ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने लिखा है सो फार एवरी मोमेंट फॉर मी इज मेमोरेबल, इसलिए जो मतलब ये जो सारा समय जो सारा का सारा क्षण मैंने बिताया, ये मेरे लिए क्या है, मेमोरेबल है, यादगार है। आई विल टेल यू मोर अबाउट द ताज व्हेन वी मीट, जब हम लोग मिलेंगे तब मैं तुमको ताज के बारे में, यानी ताज यानी यहाँ ताज होटल से मतलब है, ठीक है, ताज के बारे में बताऊंगा। टेक केयर, ध्यान रखना। योर डियर, आपका प्रिय, और जो भी यहाँ पे आप एक नाम बना लो भाई, आपको नाम नहीं लिखना होता है तो आप XYZ लिख देना, ठीक है, पेपर में। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो एक विजिटिंग प्लेस के लिए लेटर, और निश्चित है 100% ये आना ही आना है आपके एग्जाम में। ठीक है। आपको बोल देगा कि राइट, ठीक है, ऐसे बोलेगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है। जो हॉलीडेज के समय आपने किसी प्लेस पे मतलब विजिट किया है, तो वहाँ से एक अपने दोस्त को पत्र लिखो। ठीक है। तो कोई भी आप कैरेक्टर बना सकते हो, आप कहीं भी घूमने गए हो, कहीं जैसे जम्मू कश्मीर गए हो, ठीक है, विदेश गए हो कहीं घूमने, ठीक है, ताजमहल देखने गए हो, कहीं से भी आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने ताज होटल को, ठीक है, टारगेट कर कर और बनाकर इस पे मैंने ये लेटर लिखा था। तो ऐसे लिखना है, आप इसको याद करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, बाकी इसको समझ लोगे तो और भी बेटर रहेगा। ठीक। चलो, तो ये हम लोग का लेटर हुआ। अब देखो यहाँ पे आपका उसको छोड़कर एक एप्लीकेशन भी है, आप लेटर ना लिखकर यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। अब एप्लीकेशन में क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक्स लीव ऑफ ऑप्शंस एज यू आर इल। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, आप भी बुखार है आपको, तो 1 वीक की छुट्टी के लिए। तो ये लेटर न लिखकर अगर ये दोनों आ जाता है आपके एग्जाम में, तो यही सब लड़के लिखेंगे, क्योंकि और लिखना भी चाहिए, ये आसान होता है, आपने लिख रखा होता है पहले से ही कॉलेजों में अपने। ठीक। आप ये मत लिखना, ये लिख देना। अगर मान लो कहीं किसी कठिन टॉपिक पे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाता है, तो आप लेटर लिख दो, देख लो कि दोनों में से कौन आसान है, उसी को लिखना। ठीक। तो चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे आप लिखते हो सामान्य तरीके से। देखो यहाँ पे दूसरे का जो और वाला है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है। सो एप्लीकेशन में सबसे पहले टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका स्कूल का नाम या जो भी है, मतलब यहाँ स्कूल का नाम, ठीक है, डिटेल्ड में, और उसके बाद मैडम या सर यहाँ पे कर आप लिखोगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई बेग टू से डैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ डैट आई हैव बीन सफरिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ फ्रॉम फीवर यानी फीवर बुखार से, सिंस लास्ट नाइट यानी लास्ट नाइट से। ठीक है। शो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, मैं स्कूल अटेंड करने में असमर्थ हूँ। ठीक है। शो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, इसलिए मुझे 1 वीक की, ठीक है, छुट्टी के लिए मतलब ग्रांट कीजिए, यानी परमिशन दीजिए एक तरह से। ठीक है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपके इस दयालुपन कार्य के लिए हमेशा आभारी रहूँगा। सिंपल है। अब इतना हो गया, बस खत्म, इतना ही आपको लिखना होता है। ठीक। और इसके बाद इधर देखो आप थोड़ा लिख दो कि इधर थोड़ा साइड में कि योर ओबीडियंटली XYZ क्लास, जो भी हो X और डेट थोड़ा डाल दो, काम खत्म। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या,
एप्लीकेशन। ठीक, तो आप देख लेना आपके एग्जाम में एप्लीकेशन, ज़्यादातर लड़के मैं जानता हूँ एप्लीकेशन ही लिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ना थोड़ा आसान होता है ठीक लिखना। बाकी कई टॉपिकों पे ऐसा होता है कि एप्लीकेशन लिखना थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो वहाँ लेटर भी आप लोग लिख सकते हो। देख लेना आप कौन सा याद किया हुआ आपका लिखा हुआ आ गया है तो वही लिख देना। अगर नहीं आया हुआ है भाई लिखा हुआ, आपकी भाग खराब रही, मतलब याद किया हुआ नहीं आया है, ठीक है, तो फिर आप देख लेना आप कौन लिख रहे हो, वो आपके ऊपर होगा, जो आसान होगा उसको लिखना। ठीक, लेकिन मैं अगर आप सातों सेट कर लेते हो ना, तो उसमें से निश्चित है आपके एग्जाम में फंस जाएगा, और कुछ मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, उसमें से आपका फंस ही जाएगा एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं। आपका उसके बाद थर्ड वाला प्रश्न रहेगा आपका यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग से। ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखना होगा, और इसमें भी और कर होगा आपका कि तो रिपोर्ट लिखिए कि तो आर्टिकल लिखिए। ठीक, तो चलो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट भी लिखा है और आर्टिकल भी लिखा है। यहाँ पे मैं आपको इसका अर्थ अच्छे से समझा देता हूँ, आप याद करते रहना, और दोनों के दोनों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिवाली सेलिब्रेशन पे रिपोर्ट, और ये आर्टिकल गर्ल एजुकेशन पे जो ये आर्टिकल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, दोनों को आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, चलो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 80 to 100, इन 80 से 100 शब्द में लिखना है आपको दिवाली सेलिब्रेशन पे रिपोर्ट। ठीक है, और इसके लिए हिंट भी दिया है। ठीक है, देखो क्लास 12th में भी आता है, क्लास 12th में ये हिंट नहीं दिया होता है, लेकिन 10th में हिंट दिया है। चलो तो इस हिंट्स की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई। बाकी इस हिंट का आप मदद लो या ना लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस हिंट का मदद ले लेकर आप लिख भी सकते हो, बाकी इस हिंट के अलावा भी लिख सकते हो, आपका मन। ठीक, तो चलो इस हिंट का ही मैंने मदद लेकर, और यहाँ पे देखो मैंने रिपोर्ट ऑन दिवाली पे रिपोर्ट लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं हेडिंग बना लिया हूँ रिपोर्ट ऑन दिवाली, और देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम हिंट में क्या दिया था कि प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, लाइटिंग और वार्षिक यानी पूजा ऑफ गॉडेज लक्ष्मी एंड गणेश। ठीक है, तो मैंने इनका यूज कर शुरू में लिखा है प्रिपरेशन। हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो देखो लिखा है कि दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये तो सबसे पहले लिखा ही जाता है दिवाली में। दिवाली क्या है, लाइट का त्यौहार है भाई। इट इज सेलिब्रेटेड बाई सेलिब्रेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन लिखा है तो वही उससे प्रिपरेशन, उसके बाद लाइटिंग, तो इसी को मैंने यूज कर लिखा है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब इसे मनाया जाता है ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस के साथ, इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। ऑन दिस डे, इस दिन, पीपुल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विथ लाइट्स, यानी जो लोग होते हैं वो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, लाइट से। ठीक, आगे देखो रंगोली, यानी रंगोलियों से, एंड फ्लावर और फूलों से। आगे है कि दे बाई क्लॉथेज, ठीक है, स्वीट्स एंड फायर क्रैक्स, वे खरीदते हैं, यानी लोग खरीदते हैं, क्लॉथेज कपड़े, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड फायर क्रैक्स और फायर क्रैक्स यानी पटाखे। ठीक, तो ये तो हो गया हम लोग कैसे ये प्रिपरेशन इसकी एक तरह से प्रिपेयर करते हैं दिवाली को। ठीक, उसके बाद आगे देखो ऑन दिस डे, यानी इस दिन, डाई टू मॉडर्न लाइट, यानी जो मॉडर्न लाइट जो है, यानी जो आधुनिक लाइटें इस समय आ रही हैं बहुत प्रकार की, उनके कारण। ठीक है, डाई टू यानी के कारण, ठीक है, या के द्वारा, मॉडर्न लाइट यानी मॉडर्न लाइट, कैंडल्स एज वेल एज सोयल लैम्प्स, और जो सोयल लैम्प है उनके कारण, एंड फायर क्रैकर्स यानी पटाखों के कारण। द इंटायर अर्थ साइन, जो पूरी अर्थ है वो साइन यानी चमक उठती है, विथ लाइट यानी लाइट के साथ। सिंपल कहने का मतलब ये है कि इस दिन मॉडर्न लाइट, कैंडल और जो मिट्टी के लैंप होते हैं, ठीक है, और पटाखों के कारण पूरी जो पृथ्वी होती है एक तरह से साइन हो उठती है, मतलब जल उठती है। कहने का मतलब कि पूरा चारों तरफ उजाला उजाला ही होता है लाइट से। सिंपल वही है। आगे देखो इन द इवनिंग, शाम को, अब यहाँ पे वार्शिप से रिलेटेड था ना, वार्शिप, तो देखो उसी को मैंने यहाँ पे यूज कर लिखा है कि इन द इवनिंग पीपुल वार्शिप, लोग पूजा करते हैं गॉडेज लक्ष्मी एंड गणेश, लक्ष्मी और गणेश की, एंड विश करते हैं देयर एंड देयर फैमिली हैप्पीनेस, अपनी और अपने जो परिवार होता है उसके हैप्पीनेस की, एंड प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि की। ठीक, आफ्टर दिस पीपुल हैव फूड एंड देन इंजॉय क्रैकर्स द होल नाइट, उसके बाद जो लोग होते हैं
वो भोजन का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर पूरी रात क्रैकर्स यानी वही पटाखों का आनंद लेते हैं। सिंपल। आगे देखो, आगे क्या था भाई, आगे हम लोग का था इसमें देखो क्या है भाई, ये है गणेश की पूजा हो गई, फायर एंड क्रैकर्स हो गया, साइलेंस एट 11 PM, रोड एंड पार्क लुक डर्टी इन दी मॉर्निंग। ओके, मतलब सुबह रोड रोड सब पटाखों आदि के कारण गंदे दिखने लगते हैं, तो इसको भी फोकस कर कर मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि इन दी मॉर्निंग डाई टू फायर क्रैकर्स ETC, यानी सुबह में फायर क्रैकर्स यानी पटाखों आदि के कारण ETC लगाते हैं, यानी आदि के कारण क्लाउड ऑफ स्मोक along विथ डर्ट यानी आर विजिबल ऑल अराउंड, यानी सुबह मतलब क्लाउड का मतलब एक तरह से धुओं का क्लाउड, क्लाउड ऑफ स्मोक यानी धुओं का क्लाउड along विथ हमारे चारों तरफ, डर्ट यानी एक तरह से गंदगी, आर विजिबल अराउंड हमारे चारों तरफ क्या होती है, विजिबल होती है। ठीक है, विच अराउंड विच कॉज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, जो बहुत सारे पॉल्यूशन के कारण होती है। ठीक है, हेंस इसलिए ऑन द डे यानी इस दिन, दिवाली के दिन ऑफ दिवाली, वी शुड बर्न हमें जलाना चाहिए द मिनिमम नंबर ऑफ फायर क्रैकर्स, मतलब काफ़ी कम मात्रा में फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। सिंपल। तो ये रहा पूरा पूरा अच्छे से मैंने ये रिपोर्ट दिवाली पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो, समझ लो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लिख देना आ जाए तो ठीक। तो चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग ये आप रिपोर्ट लिखो या फिर ये आर्टिकल लिखो। अब आर्टिकल किस में दिया है, गर्ल एजुकेशन पे, और इसके लिए हिंट भी दिया है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं भाई। हम लोग मैंने अपने मन से यहाँ पे बनाकर हिंट का उतना यूज इसमें नहीं किया है, अपने हिसाब से मैंने लिखा है गर्ल एजुकेशन पे आर्टिकल। तो चलो इसको भी मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ इसका अर्थ, आप याद करते रहना बाद में। ठीक है, चलो देखो लिखा गया है कि देयर वाज अ टाइम, एक समय था, वेन पीपुल डिड नॉट कंसिडर्ड, यानी पीपुल इस बात की बिल्कुल कंसिडर नहीं करते थे, बिल्कुल चिंता नहीं करते थे कि इट नेसेसरी टू एजुकेट गर्ल, जो मतलब लड़कियां हैं उनको एजुकेट करना नेसेसरी है, आवश्यक है। वो एक टाइम था। ठीक है, देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब लोग लड़कियों को मतलब शिक्षित करना मतलब नेसेसरी नहीं समझते थे। ठीक है, आगे है कि देयर वेयर मेनी रीजन, उसके बहुत सारे कारण थे पहले। ठीक है, फॉर दिस, ठीक, देयर वेयर मेनी रीजन फॉर दिस, बट नाउ, लेकिन अब, एवरीवन वांट टू एजुकेट गर्ल, अब प्रत्येक लोग यानी हर व्यक्ति क्या चाहता है, लड़कियों को एजुकेट करना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि, टुडे, आज, एवरीवन वांट्स, सब लोग चाहते हैं, एन एजुकेटेड वाइफ, एक पढ़ी लिखी पत्नी, मदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे से ये पहली लाइन लिखी गई है, काफ़ी शानदार तरीके से, कि देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू एजुकेट गर्ल, देयर वेयर मेनी रीजन फॉर दिस, बट नाउ एवरीवन वांट टू एजुकेट गर्ल, बिकॉज टुडे एवरीवन वांट एन एजुकेटेड वाइफ, मदर एंड सिस्टर। कहने का मतलब है कि पहले था कि मतलब लोग जो थे वो लड़कियों को एजुकेट करना मतलब नेसेसरी नहीं समझते थे, लेकिन देयर वाज मेनी रीजन फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण थे, बट नाउ, लेकिन आज हर कोई लड़कियों को एजुकेट करना चाहता है, क्योंकि आज के समय में हर किसी को एक पढ़ी लिखी पत्नी, माँ और बहन चाहिए। ठीक है, देख रहे हो कितने अच्छे से ये लाइन लिखा गया है, ये आर्टिकल है गर्ल एजुकेशन पे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, बट नाउ डेज, आज के दिनों में, ठीक है, गर्ल्स गेटिंग एजुकेटेड, गर्ल जो है एजुकेट होकर, ठीक है, लाइक द बॉय, लड़कों की तरह, दे आर वर्किंग एवरीवेयर, हर जगह वे क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। थज नॉट ओनली हेल्पिंग देयर फैमिलीज फाइनेंशियली, और इस प्रकार वे अपने फैमिली की ही केवल फाइनेंशियली मदद नहीं कर रही, बट आल्सो, ठीक है, हेल्पिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, बल्कि बट आल्सो हेल्पिंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, बल्कि कंट्री की प्रोग्रेस में भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं। ठीक है, आगे देखो, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल टू बी एजुकेटेड, इसलिए लड़कियों को एजुकेटेड बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल। और आगे लिखा है मैंने, एक लाइन छोड़कर आप लोग लिख दोगे थोड़ा, ठीक है, ये हो गया, इतना ही लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आगे है कि दिस स्लोगन इज वेरी फेमस फॉर गर्ल एजुकेशन, यह स्लोगन है गर्ल एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है। क्या, कि एजुकेटेड अ गर्ल टू प्रमोट द वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो गर्ल है, लड़कियों को है एजुकेट करना है
एज समझ जाओ कि प्रमोट करना है एक सोसाइटी जो है उसका एक मतलब वीक सेक्शन को, सिंपल। तो ये स्लोगन काफ़ी फेमस है गर्ल एजुकेशन के लिए। तो एक लाइन छोड़कर ऐसे लिख सकते हो, इससे आपका मतलब आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। ठीक, तो इस तरह आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो हमने रिपोर्ट भी देख लिया, आर्टिकल भी देख लिया। अब चलो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अब आपका ग्रामर सेक्शन से आ जाता है, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये ग्रामर के क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ABCD कर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से ये आपका 2-2 मार्क का, ये एक चौथा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इधर आप लोग देख सकते हो ये है। तो चलो चारों को हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो ये सेंटेंस है इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो चलो इसको चेंज करते हैं। ही सैड, आगे है इन्वर्टेड कामा में कि आई शैल डू मेनी बेस्ट, सॉरी आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, ठीक है। अब इसका हो जाएगा कि ही सैड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाता है, द नेक्स्ट डे हो जाता है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे इसका कैसे यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। ही सैड, उसने कहा, ठीक है। और इन्वर्टेड कामा टूटता है तो डैट बीच में जुड़ जाता है, जानते हो डैट, कि ई वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ही सैड, और ये इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ डैट लग जाता है, ठीक है। उसने कहा कि, अब यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा कि ही, यहाँ पे उसके बाद वुड हो जाएगा, ठीक है। ये वुड में बदल जाएगा, ही वुड डू, यहाँ पे माई ना होकर अब हिज हो जाएगा, हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो ये आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये 2 मार्क का आएगा आप लोग का इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में चेंज करने का। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप कहोगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा, इसकी क्लास ले लूँगा, एक क्लास ले लूँगा, उसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान आता है यहाँ पे। उसके बाद बी वाला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि 3 men आर लोडिंग द कार्ट। तो इसमें जानते हो कि ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे बनाया गया है, 3 men आर लोडिंग द कार्ट। तो देखो द कार्ट पहले आ जाएगा, तो इसका बनेगा कि द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाई 3 men, ये हो जाएगा, सिंपल, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला है, ओके, इसमें पंचुएक्शन यूज करना है। पंचुएक्ट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर व्हेन एवर नेसेसरी, ठीक है। ही सैड, व्हाट इज योर नेम। ओके, अब देखो ही सैड, अगर मैं यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। ऐसे कर देता हूँ, ही सैड, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ, व्हाट इज योर नेम, ऐसे आप कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो अगला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ओके, ये दिया है, इसको हमें इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे देखो ये है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। वी सेलिब्रेट आवर ग्रैंड मदर या माई ग्रैंड मदर, ठीक है, 75 बर्थडे ऑन 27 दिसंबर, ऐसे लिख दोगे। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए, ठीक है। तो आप लिख दोगे कि जाड़े की छुट्टियां होने के कारण, यानी वही डाई टू जाड़े की छुट्टी, यानी डाई टू विंटर हॉलीडेज, ठीक है। ऑल आवर ब्रदर एंड सिस्टर गैदर्ड टुगेदर, ठीक है। उसके बाद सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो कह दोगे इसका कि इन द मॉर्निंग वी कंडक्ट पूजा एंड थैंक गॉड फॉर गिविंग ग्रैंड मदर और लॉन्ग लाइफ, ठीक है। हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। मतलब वी आल्सो प्रेड टू गॉड फॉर हिज हेल्थ एंड हेल्दी फ्यूचर, ठीक है, या हैप्पी फ्यूचर, नहीं खुशहाल यानी हैप्पी फ्यूचर। तो ऐसे बना दोगे। देखो यहाँ पे बनाया भी गया है इसका पूरा पूरा, ठीक है। ट्रांसलेट देखो यहाँ पे हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख दोगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, हाँ डी वाला। वी सेलिब्रेट माई, ठीक है, या आवर भी लिख सकते हो, ग्रैंड मदर 75 बर्थडे ऑन 27 दिसंबर, ठीक है। आगे है कि जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए, ठीक है। तो इसका लिख दोगे सिंस इट
वाज विंटर हॉलीडेज, या इसका यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि डाई टू विंटर हॉलीडेज, ये मस्त रहेगा, डाई टू विंटर हॉलीडेज, ऑल आवर ब्रदर एंड सिस्टर गैदर्ड टुगेदर, ठीक, यानी जो भाई विंटर सीजन था, विंटर हॉलीडेज के कारण हमारे सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठे हुए थे, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है कि सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, ठीक है। तो देखो, इन दी मॉर्निंग वी कंडक्ट, ठीक है, या वी सेलिब्रेट पूजा एंड थैंक गॉड फॉर गिविंग ग्रैंड मदर अ लॉन्ग लाइफ, सिंपल। उसके बाद है कि हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो इसका लिख दोगे कि वी आल्सो प्रेड टू गॉड फॉर हिज हेल्दी एंड हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ कर दो, स्वास्थ्य यानी हेल्थ एंड हैप्पी फ्यूचर, सिंपल। तो ये आपका हो गया इसका हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, 4 मार्क, इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब आपका आ जाता है आगे लिटरेचर सेक्शन। अब लिटरेचर, इसमें आपका लिटरेचर सेक्शन में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप सब रहेगा। तो चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक कर, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। देखो, अब लिटरेचर सेक्शन में जो 5वां क्वेश्चन, यानी एक तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर का, एक तरह से पूरे पेपर का ये 5वां क्वेश्चन रहेगा, ठीक। इसमें क्या रहेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ओके, 30 से 40 शब्दों में जो भी ये क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। और ए और बी कर 2 प्रश्न दिया है और प्रत्येक प्रश्न 3-3 मार्क का है। आपका 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर दो और 3-3 6 मार्क आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि दोनों क्वेश्चन में और दिया है अथवा का ऑप्शन, यानी ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला करो, और फिर बी वाले में आप ये करो या ये करो, आपका मन, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक। बाकी चलो हम लोग चारों का आंसर देख लेते हैं भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक। तो देखो, पहला है कि वाई डिड द पोस्टमैन लॉग हर्टली। ओके, जो पोस्टमैन था, ठीक है, उसने मतलब पूरे मतलब लाफ हर्टली मतलब तेजी से क्यों हंसा, ठीक है। वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली, ठीक है। चलो, पोस्टमैन क्यों हंसा, तो देखो इसको लिखोगे कि द पोस्टमैन लाफ हर्टली, ठीक, और उसके आगे जोड़ोगे दी पोस्टमैन लाफ हर्टली, क्यों हंसा भाई, बिकॉज, क्योंकि द लेटर रिटन बाई लेंचो एज ही हैड नेवर शीन, जो भाई लेंचो के द्वारा लेटर लिखा गया था वैसा उसने कभी नहीं देखा था लेटर। सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड, और वैसा भगवान पे विश्वास। बिफोर, पहले। एंड पोस्टमैन आल्सो नेवर हैड सीन समवन सेंडिंग अ लेटर टू गॉड, और जो पोस्टमैन था कभी गॉड को पत्र भेजने को मतलब नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत तेजी से वो पत्र देकर हंसा था, सिंपल। तो ये आपका हो गया कि दी पोस्टमास्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोस्टमैन, ठीक है, लॉफ हर्टली बिकॉज दी लेटर रिटन बाई लेंचो एज ही हैड नेवर सीन सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड बिफोर, एंड पोस्टमैन आल्सो नेवर हैड सीन समवन सेंडिंग अ लेटर टू गॉड, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसमें देखो, ये आंसर लिख दे तो आप इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप बी वाला करो, ठीक है। लेकिन चलो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, जो बेकर्स ऑफ गोवा थे, ठीक है, उनका मेन प्रिपरेशन क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेकर ऑफ गोवा, ठीक है, द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर ऑफ गोवा प्रिपेयर्ड लोप्स इन फर्नेसेस। लोप्स मीन्स एक तरह से मोटी मोटी रोटियाँ, ठीक है। लोप्स मीन्स यहाँ पे रोटियों से मतलब है, जो ब्रेड टाइप की मोटी मोटी रोटियाँ होती है उनसे मतलब है, ठीक है। लोप्स इन फर्नेसेस, फर्नेसेस मीन्स एक तरह से मतलब फैक्ट्रियों में, ठीक है। द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर लोप्स इन फर्नेसेस, यानी जो मोटी रोटी होती है उसको भट्टियों में बनाना। इन द मॉर्निंग, आगे देखो, इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, दे कैरी द लोप्स ऑफ ब्रेड इन अ बास्केट फॉर सेलिंग। ओके, यानी सुबह सुबह वे कैरी करते हैं लोप्स यानी वो मोटी रोटियों को, ठीक है, ऑफ ब्रेड्स इन अ बास्केट यानी एक टोकरी में, फॉर सेलिंग यानी बेचने के लिए, एलॉन्ग विथ, और उसके साथ साथ अ बैम्बो स्टाफ, एक बैम्बो मीन्स बांस का, स्टाफ यानी मतलब बांस का स्टाफ ले लेते हैं, ठीक है,
मतलब लकड़ा एक तरह से हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, लठ बोल सकते हैं, ठीक। विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है भाई झंग झंग साउंड टू अनाउंस देयर अराइवल, उनके आने के लिए, ठीक है, अराइवल का एक तरह से। विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस यानी आवाज़ निकालता है, झंग झंग यानी झंग झंग का आवाज़ निकालता है, साउंड, ठीक है। टू अनाउंस देयर अराइवल, उनके और उनके आने का मतलब समय हमें बताया जाता है। जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि भाई हम लोग अपने रूमों में सोए होते हैं और हमारे इलाके में रोज़ एक मान लो एक व्यक्ति आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई बर्फ़ बेचने आएगा तो कोई पूई पाई बजाएगा, कोई कुछ बेचने आएगा तो वो कोई थाली बजाएगा, मतलब अलग अलग स्टाइल होता है हर लोगों का। तो उसी तरह इन लोगों का स्टाइल था कि भाई वो अपने साथ एक बैम्बू स्ट्रैप लिए थे, उसमें कुछ चीज़ लगाए थे, जिसको पटकते थे तो वो झंग झंग की आवाज़ करता था और उनके आने की अराइवल का हमें संदेश देता था। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, सिंपल, ठीक है। तो द मेन प्रिपरेशन ऑफ बेकर ऑफ गोवा prepared loaves and in furnaces. In the morning they carry the loaves of bread in a basket for selling along with bamboo staff which produce झंग झंग sound to announce their arrival. सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख दोगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, आपको केवल एक करना होगा, ठीक है। ये आपके प्रोज वाले सेक्शन से होगा प्रश्न, ठीक है। और आपको यहाँ दोनों में से एक करने का आपको 3 मार्क, और यहाँ बी वाले में दोनों में से कोई एक करने का 3 मार्क, 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक। ये क्या प्रश्न है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे भाई, वाई डिड ही फाइट विथ हर वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, उन्होंने वाइट रूलर के खिलाफ क्यों फाइट की, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है इसका कि नेल्सन मंडेला वाज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है, यानी वो राष्ट्रपति थे। ही फॉट, उन्होंने लड़ा अगेंस्ट दी वाइट रूलर्स, जो वाइट रूलर्स थे, ठीक है, यानी सफ़ेद यानी गोरे व्यक्ति थे जो राज करने वाले, ऑफ हिज कंट्री, उनकी कंट्री के, ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ा। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे दैट अपरथिड द सिस्टम ऑफ रेसिकल सेग्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज इन प्लेस एट द टाइम वाज अनजस्ट एंड इमोरल। यानी कहने का मतलब है कि भाई आप जानते हो कि उसमें साउथ अफ्रीका में सफ़ेद और काले लोगों के बीच लेकर हमेशा मतलब अपार्थाइड यानी रंगभेद चीज़ें को लेकर ये मतलब झगड़े हुआ करते थे। तो उसको और जो काले लोग थे उनको काफ़ी मतलब एक तरह से तुच्छ समझा जाता था, ठीक है, और उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो उसको लेकर उन्होंने ये पूरा लड़ा था, ठीक है। इसी को लेकर उन्होंने बोला था कि ये मतलब हमारे साथ अनजस्ट किया जा रहा है, ठीक है, और यह एक तरह से इमोरल, बहुत इमोरल कार्य है। तो वही लिखा गया कि नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही फॉट अगेंस्ट द वाइट रूलर ऑफ हिज कंट्री बिकॉज ही बिलीव्ड दैट अपरथिड द सिस्टम ऑफ रेसिकल सेग्रेशन, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज इन प्लेस एट द टाइम वाज अनजस्ट एंड इमोरल, ठीक है, ऐसे लिख दोगे, ठीक है, आपका इसका 3 मार्क मिल जाएगा। या अथवा कर एक और है, चलो उसका भी आंसर देख लेते हैं। अथवा कर है ये वाला कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी ऑफ असम। टी ऑफ असम के बारे में राइटर ने क्या कहा है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखते हैं। इसका है कि द राइटर से अबाउट द टी ऑफ असम दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कोई नहीं जानता कि टी, ठीक है, द राइटर से यानी जो राइटर है वो कहते हैं अबाउट द टी ऑफ असम, यानी असम के टी के बारे में। डैट की नो वन रियली नो, कोई वास्तव में कोई नहीं जानता। हु डिस्कवर्ड टी, कि चाय को किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा। बट देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट दिस, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी है। आई हैव अ चाइनीज एंड वन इंडियन स्टोरी अबाउट ओरिजिन ऑफ टी। मेरे पास एक चाइनीज और एक भारतीय स्टोरी है इसके ओरिजिन की। आपने बुक में पढ़ा होगा, 2 स्टोरियाँ हैं, 2 स्टोरियों को भी वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। जो 2 आप लड़के होते हैं, ठीक है, दिल्ली से जाते हैं आसाम घूमने, ठीक है, हालांकि एक तो लड़का वहीं का होता है, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर ऐसे बनाकर लिख दिया हूँ मैंने, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। चलो भाई, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 5 के बाद 6 आ जाता है। अब इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और प्रोज से ही होगा। यहाँ प्रोज से आपके छोटे वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे,
आपका ए क्वेश्चन था, बी क्वेश्चन था, और ए वाले में अथवा भी था, यानी 2 में से कोई एक करो, यहाँ 2 में से कोई एक करो, यानी 3 + 3 6 मार्क मिल जाएगा। और यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ए और बी कर 2 है, लेकिन किसी एक का ही आंसर लिखना है, 4 मार्क का है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। और 2 प्रश्न है, दोनों में से किसी एक का, 1 का, ठीक है। तो चलो हम लोग दोनों का आंसर देख लेते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल, यानी जो राइटर है वो कुर्ग और इसके लोगों के बारे में क्या कहे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं। ओके यार, चलो तो हम लोग एक बार और देख लेता हूँ यहाँ पे ये क्वेश्चन कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द कुर्ग एंड इट्स पीपुल, जो राइटर है वो कुर्ग और इसके लोगों के बारे में क्या कहता है। तो देखो इसका आंसर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का फर्स्ट, इधर 1 मिनट, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर है क्या, हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 है उसका ए वाला आंसर, ठीक है। देखो, द राइटर से डैट द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। ओके, जो कुर्ग के लोग हैं, द राइटर से मतलब राइटर कहते हैं डैट की द पीपुल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट, जो कुर्ग के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट है और बहादुर है, ठीक है। दे आर ग्रीक और अरबिक डिसेंट according to this story a part of Alexander army did not return and was settled here, they married the locals। मतलब कहने का मतलब है कि एक स्टोरी के अनुसार, ठीक है, कहानी के अनुसार, ठीक है, ये जो कुर्ग के लोग थे ना, वो जो एलेक्जेंडर था जो भारत पे आया था, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे मतलब वो एक हमलवार था एलेक्जेंडर, उसी के आर्मी के कुछ लोग यहाँ कुर्ग में रह गए और यहीं पे सेटल हो गए और यहाँ के लोकल से उन्होंने मैरिज कर लिया और वही लोग कुर्ग में हैं, ठीक है। ये आपकी कहानी टाइप की एक तरह से है, ठीक। तो ये रहा पूरा का पूरा मतलब इसका आंसर सिंपल। अब देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें एक ही का आंसर आपको लिखना होगा, लेकिन बाकी मैं बी का भी बताता हूँ, आपको केवल एक का ही आंसर लिखना है। आप इसका लिखो या इसका लिखो, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। बी वाला ऑप्शन है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्वाइंस किस्सा गौतमी डेट डेथ इज अनबायोडेबल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने किस्सा गौतमी को कैसे कन्विंस किया, कैसे समझाया कि जो मौत है भाई वो अनबायोडेबल यानी एक तरह से अपरिहार्य है, यानी आनी ही आनी है, ठीक है। तो देखो इसका कैसे लिखा गया है आंसर, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है कि व्हेन किस्सा गौतमी वेंट टू गौतम बुद्धा टू ब्रिंग हर डेथ चाइल्ड बैक टू लाइफ, यानी अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए जब किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई, ठीक है, देन गौतम बुद्धा रिप्लाइड, जो गौतम बुद्ध थे भाई उन्होंने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, यानी एक मुट्ठी मस्टर्ड यानी एक तरह से सरसों की सीड्स यानी बीज, ठीक है। एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, इट, इसे, फ्रॉम अ हाउस, एक घर से, एक ऐसे घर से, वेयर नो वन हैज लॉस्ट, जहाँ कोई किसी ने लॉस्ट नहीं किया हो, अ चाइल्ड, एक बच्चा, हस्बैंड, पति, और फ्रेंड अथवा दोस्त। बट दिस वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि भाई किसी जगह जाए, किसी घर के यहाँ से और वहाँ पे मतलब मस्टर्ड सीड्स मांगे और ऐसे घर से मांगे जहाँ कोई भी ना मरा हो, तो ऐसा तो संभव नहीं था। इसी का यूज कर मतलब उन्होंने किस्सा गौतमी को एक तरह से समझाया था कि भाई मौत जो है अपरिहार्य, सबको एक दिन आनी है, ठीक है। तो सिंपल वही है। तो आगे लिख दोगे कि लाइक दिस गौतम बुद्धा कन्वाइंस किस्सा गौतमी डैट डेथ इज अनबायोडेबल, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो आप ये लिखो, आपका मन दोनों में उसको एक करना होगा, मैंने दोनों को सॉल्व करा दिया, ठीक। चलो, तो ये आपका प्रोज से इतना क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन होगा, अब आपके ये पोइट्री से होगा। हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम, ठीक है। अब देखो इसका आंसर लिखो अथवा और कर है आप 4 लाइन का पोएम लिखो, आपका मन यहाँ 7वें प्रश्न में आपका रहेगा कि तो आप 4 लाइन का पोएम लिखो जो या ये प्रश्न दिया है इसका आंसर लिखो। तो आप देख लेना, यहाँ दोनों मैं करा देता हूँ। पहला है कि हु हैज कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे इसका लिख दोगे आंसर ऐसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट टीचेज अस थ्रू दिस पोएम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल टाइम एंड थिंग्स डेट हाउ दे कैन अफेक्ट वंस मूड। सिंपल ऐसे लिख दोगे आपका, ठीक है। इसका 3 मार्क आपको मिल जाएगा। या फिर आप इसके जवाब पे 4 लाइन का कोई भी पोएम भी लिख सकते हो, जैसे ये अमांडा वाला यहाँ पे पोएम लिख दिया गया है, ठीक है। आप कोई भी पोएम लिख सकते हो, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। सिंपल, ठीक है। चलो, और उसके बाद 8वां प्रश्न आ जाता है, 7वें के बाद 8वां। अब देखो 8वें प्रश्न में ना आपका एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको यहाँ पे कई नहीं 3 ठे पोएम का ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का छांट कर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो देखो हर एक पेपर में ना मैं अलग अलग सेंट्रल आइडिया, इसमें मैंने फायर एंड आइस का लिखा है, किसी में मैं अलग, इसी तरह कर मैं आपके कई सारे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दूंगा, ठीक। तो देखो फायर एंड आइस का हम लोग इसमें सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसको याद कर लेना, किसी ना किसी पेपर सेट में आना ही आना है, निश्चित है, ठीक है। उसके बाद किसी ना किसी पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में मैं डस्ट ऑफ स्नो भी करा दूंगा, वो भी निश्चित है आएगा ही आएगा, उसका भी सेंट्रल आइडिया। तो चलो ये सेंट्रल आइडिया हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखो फायर एंड आइस में होता क्या है कि आप जानते हो कि मतलब इसमें जो लेखक हैं या कवि जिनको बोल सकते हो, ठीक है, वो वर्ल्ड जो है, संसार है, उसके अंत की बात करते हैं, ठीक है। और फायर और आइस को, ठीक है, एज अ एग्जाम्पल के तौर पर लेकर इसी के आधार पे उन्होंने पूरी कविता की रचना की है। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं। देखो कैसे लिखोगे सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस, आइस इज ए स्मॉल पोएम कंपोज बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। यानी जो फायर एंड आइस है एक छोटी सी पोएम है भाई, एक कविता है, कंपोज की गई है बाई फेमस अमेरिकन पोएट, जो फेमस अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनके द्वारा, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो भी इनके द्वारा ही कंपोज की गई है। आगे देखो, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस 2 आइडियाज फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसमें जो पोएट है वो संसार के अंत के लिए 2 आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं भाई। फर्स्ट फायर, पहली जो है फायर, एंड सेकेंड इज आइस, और दूसरी क्या है, आइस है, बर्फ है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के अनुसार, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। जो फायर है यानी आग है, वो डिजायर इच्छा के लिए मतलब स्टैंड है, यानी यहाँ फायर से कहने से मतलब इच्छा, ठीक है। विच हैज नो एंड, जिसका कोई अंत ही नहीं है भाई, इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड एंड्स वन डे देन द कॉज ऑफ इट्स एंड इज डिजायर। एंड सेकेंड, और दूसरी, विच हैज आइस, जो बर्फ है, स्टैंड फॉर हेट्रेड। जो बर्फ है वो हेट्रेड यानी घृणा के लिए स्टैंड है, ठीक है। ही सेज, वह कहते हैं, डैट की इफ वर्ल्ड इज नॉट इंड फ्रॉम डिजायर, जो वर्ल्ड है, संसार है, वो डिजायर इच्छाओं के कारण, लोगों की इच्छाओं के कारण इसका अंत नहीं होता है, देन इट्स इंड फ्रॉम हेट्रेड, तो यह हेट्रेड के द्वारा यानी घृणा के द्वारा इसका अंत होगा। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे, ये याद कर लेना, काफ़ी अच्छे से मैंने सेंट्रल आइडिया लिख रखा है, मैंने अर्थ भी इसका बता दिया, ठीक है। ये निश्चित है सेंट्रल आइडिया तो फिक्स वाला प्रश्न है, आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक ये 3 मार्क में आता है ना, 3 मार्क, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन शायद 3 मार्क में ही आता है, ठीक। तो इसको याद कर लेना। बाकी चलो अब मैं किसी में किसी प्रीवियस ईयर पेपर शीट में डस्ट ऑफ स्नो का करा दूंगा, किसी में अ टाइगर इन द जू का करा दूंगा, तो आप सब याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 3 तो आपको सेंट्रल आइडिया 3 से 4 याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 3 तो याद करना ही पड़ेगा। तो 3 में फायर एंड आइस का और डस्ट ऑफ स्नो का याद रहना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादातर आता है। इधर आ जाते हैं, इधर कुछ प्रश्न है उनको करते हैं, और फिर ये पेपर हम लोग का पूरा इसका वीडियो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 9 और प्रश्नोत्तर संख्या 10। अब ये आपके आई थिंक सप्लीमेंट्री जो रीडर है ना, उससे आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इनको देख लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। और 2 प्रश्न है यहाँ पे, दोनों में से किसी एक का आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, और जिसका 3 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका ना जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे ये प्रश्न होने वाले हैं। और यहाँ देखो, यहाँ भी आपका 2 प्रश्न दिया है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है, लेकिन उसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है। तो चलो इसके भी दोनों प्रश्नों को, इसके भी दोनों प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं, ठीक। बाकी आपको केवल इसमें से एक का आंसर ही लिखना है, ठीक। तो ये 4, 3, 7 मार्क का आपका प्रश्न आएगा सप्लीमेंट्री रीडर से। ये शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप का देख लेना, अच्छे से याद कर लेना सारे चैप्टर का, ठीक।
तो देखो जैसे पहला ए वाला है कि हाउ वाज मिसेज पंपरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। जो ट्रिकी था भाई, जो डॉगी था ट्रिकी, उसके पुअर कंडीशन का मतलब जो जिम्मेदार थी मिसेज पंपरे, वो कैसे थी, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका आंसर कैसे मैंने लिखा है, देखो इसी तरह आप लिख सकते हो कि मिसेज पंपरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर कंडीशन, ठीक है, बिकॉज सी वाज अ रिच वोमैन, वह एक भाई रिच वोमैन थी, ठीक है, एंड सी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड फॉर ट्रिकी। वह ट्रिकी के लिए भाई एक्सपेंसिव फूड काफ़ी खरीदती थी, ठीक है, उस पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। बट सी डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज हेल्थ, लेकिन वह उसके हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, तो इसलिए वह क्या थी, जिम्मेदार थी, ठीक है। सिंपल ऐसे लिख दोगे, आपका काम हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको आप कर दिए तो आपका बस 3 मार्क मिल गया। इसको आपको नहीं करना होगा एग्जाम में, लेकिन चलो यहाँ पे कौन आएगा आपके एग्जाम में कोई भरोसा नहीं भाई, तो इसको भी हम लोग करते हैं। हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। जो भोली है वो अपने फादर को अंत में कैसे कंसोल करती है, यानी मना लेती है, ठीक है, मनाती है, ठीक है, मनाने का प्रयत्न करती है कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो भोली कंसोल हर फादर दैट इवन इफ सी डिड नॉट गेट मैरिड, कि अगर कभी भी अगर उसकी शादी नहीं होती है, ठीक है, तो सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगी इन देयर ओल्ड एज, उनकी मतलब ओल्ड एज में, ठीक है। सी आल्सो टेल्स देम, वह और भी उनसे कहती है डैट की सी वुड टीच, वह पढ़ाएगी इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में वेयर सी हैड लर्नड मच, जहाँ उसने बहुत सारा लर्न किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका आप देख लो, ये दोगे ये दोगे, आप दोनों याद करना, कोई कोई आपके एग्जाम में कौन आएगा, लेकिन आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना होगा, ठीक। तो 2 आएंगे प्रश्न, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो सारे के सारे प्रश्न आप लोग याद करते जाओ। उसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न उत्तर संख्या जो 10 है ये, इसमें भी 2 प्रश्न है ए और बी, लेकिन आपको कोई एक ही करना होगा, ठीक। तो चलो कोई हम लोग कर लेते हैं। Why did Griffin decide to sleep into a big London store? What did he do inside the store? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर देखो, ग्रिफिन वॉज वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। वॉन्डरिंग मीन्स भटकना, इधर उधर घूमना, ठीक है, घूम रहा था जो स्ट्रीट है ऑफ लंदन, लंदन की स्ट्रीट में, इन मिड नाइट विंटर, यानी मिड नाइट विंटर में, यानी जाड़े में, ठीक है। द एयर आउटसाइड वॉज chilling cold and he needed clothes to save himself from from this unbearable weather। ओके, मतलब बहुत सारे एक तरह से ठंड था, उससे बचने के लिए उसे बहुत सारे क्लॉथेज की जरूरत थी, ठीक है, वही है यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखो, ग्रिफिन डिसाइडेड टू इंटर अ लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने डिसाइड किया एक लंदन स्टोर में घुसने का, ठीक है। ग्रिफिन ब्रोक ओपन द बॉक्सेज एंड रैपर एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ। ओके, मतलब जो भी रैपर हैं, जो भी चीज़ें उनको फाड़ा, ठीक है, ब्रोक किया और ड्रेस्ड हिमसेल्फ, और सब कुछ पहन लिया इन वार्म क्लॉथेज, ठीक है, जो भी मतलब गर्मी के कपड़े थे, ठीक, यानी जो उसको गर्म कर सकते थे। ही एट, ठीक है, वह खाया, ईट एट सेकेंड फॉर्म ईट का, ठीक है, ही एट कोल्ड मीट, उसने कोल्ड मीट खाया, एंड हैड कॉफ़ी, और कॉफ़ी भी इन द रेस्टोरेंट में, फॉलोड बाई स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने स्वीट भी मतलब लिया एक तरह से, और वाइन भी लिया ग्रोसरी स्टोर से। सिंपल, तो ऐसे लिख दोगे, इसका थोड़ा बड़ा उत्तर है, तो इसका आपका कितने मार्क का, 4 मार्क का ये प्रश्न है, तो 4 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक। बाकी एक और प्रश्न है यहाँ पे, उसका भी उत्तर देख लेते हैं, और फिर ये पेपर आपको पूरा का पूरा इसका वीडियो सॉल्यूशन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक। वाई वाज मिसेज लुइजल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। भाई मिसेज लुइजल थी, वो अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड क्यों थी, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखा गया है, ये नेकलेस वाले से है, ठीक है, दी नेकलेस वाला जो चैप्टर है। मिसेज लुइजल वाज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। ओके, जो मिसेज लुइजल थी वो अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी भाई, बिकॉज क्योंकि सी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वह एक पुअर फैमिली से आती थी, ठीक है, पुअर फैमिली, बट लेकिन ऑलवेज ड्रीम्ड, हमेशा ड्रीम्ड यानी सपने देखती थी, आप रिचेज यानी मतलब
अमीर लोगों के की तरह, ठीक है, एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, और लग्जरी लाइफ की। बट लेकिन सी न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है, बट सी न्यू, लेकिन वह जानती थी वेल अच्छी तरह से, डैट हर ड्रीम नेवर बी फुलफिल्ड, कि उसका जो ये ड्रीम है भाई धनी वाले लोगों का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। सी बिकेम मोर अपसेट, वह और भी अपसेट हो गई, व्हेन सी वाज इनवाइटेड टू अ बॉल पार्टी, जब उन्हें एक बॉल पार्टी में इनवाइट किया गया। व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू गो दी पार्टी, सी गॉट एंग्री एंड रिफ्यूज टू गो दी पार्टी। ठीक, यानी जब उनके पति ने उनसे उस पार्टी के बारे में जानने को कहा तो वो उन पे बहुत सारी एंग्री हो गई, मतलब गुस्सा हो गई, और पार्टी में जाने से मना कर दिया, सिंपल। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, तो आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसे लिख देना, आपका 4 मार्क इसके लिए मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा हम लोग का पेपर सेट 2023 में जो ये अंग्रेजी का आया हुआ था 817 DH, इसका सॉल्यूशन।